नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स पर। वैसे ये किताब नहीं बल्कि उस पर आधारित एक ऑडियो बुक समीक्षा का सार है जो हमारे हाथ लगा है। बिल्कुल। और इसे पढ़कर या सुनकर ऐसा लगता है कि एक किताब कम और एक विजन डॉक्यूमेंट ज्यादा है। हाँ, एक तरह का ब्लूप्रिंट। हाँ बिल्कुल। एक ब्लूप्रिंट की कैसे एक देश सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर बदल सकता है। और यही असल में आज हमारी बातचीत का मिशन है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर कलाम देश की असली ताकत आखिर किसे मानते थे। और ये ताकत, जैसा कि हमारे स्रोतों में साफ है, किसी सरकार में नहीं है, न ही किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, बल्कि हम सब में, खासकर युवाओं के दिमाग में छिपी है। ये अपने आप में एक रैडिकल आइडिया है कि असली बदलाव ऊपर से नहीं आएगा। वो नीचे से आएगा, जमीन से। हाँ, एक एक इंसान के भीतर से शुरू होगा। चलिए इसी सोच को एक जबरदस्त विचार से पकड़ते हैं जो डॉक्टर कलाम ने दिया था। उन्होंने कहा था, भारत को नए हथियारों की जरूरत नहीं, उसे नई सोच की जरूरत है। वाह, ये एक लाइन ही काफी है ना? ये एक लाइन ही पूरी चर्चा का, आप कह सकते हैं, मंच तैयार कर देती है कि सबसे बड़ी क्रांति मिसाइलों से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। और इसी माइंडसेट को समझने के लिए डॉक्टर कलाम ने पूरे भारत में घूम घूम कर एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछा था। वो सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। वो सवाल था, भारत एक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सवाल के जवाब की पड़ताल करेगी। अब देखिए, ज्यादातर लोग शायद कहेंगे गरीबी है, भ्रष्टाचार है, राजनीति है। हाँ, वो ये सब आम जवाब। लेकिन कलाम साहब का जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके मुताबिक भारत की प्रगति में असली बाधा कोई बाहरी चीज है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक गांठ है। एक ऐसी अदृश्य जंजीर जिसे हम खुद ही पहने हुए हैं। और वो जंजीर क्या है? वो है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। उन्होंने साफ कहा था, हम छोटा सोचते हैं इसलिए हम छोटा हासिल करते हैं। और ये बात इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आत्मसंदेह एक अदृश्य दुश्मन है। हाँ, आप गरीबी या भ्रष्टाचार को तो देख सकते हैं, उन पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जब एक पूरा देश खुद पर ही शक करने लगे तो उसका सामना कैसे किया जाए? बिल्कुल। जो बात यहाँ वाकई सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ छोटा सोचने लगते हैं तो ये एक नेशनल बैरियर बन जाता है। एक तरह की सामूहिक मानसिकता। हाँ, एक कलेक्टिव साइकी जो देश के लिए एक शीशे की छत, मतलब ग्लास सीलिंग बना देती है। हम उस छत से टकराते रहते हैं क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम उसे तोड़कर आगे जा सकते हैं। और डॉक्टर कलाम इसी अदृश्य छत को तोड़ने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो अगर समस्या आत्मसंदेह की ये अदृश्य जंजीर है तो इसकी चाबी क्या है? यहीं पर डॉक्टर कलाम का फ्रेमवर्क सामने आता है। उन्होंने इस मानसिकता को बदलने के लिए 5 सूत्र दिए। अच्छा। पहला सूत्र है उद्देश्य के साथ सपने देखना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आज की हसल कल्चर से बिल्कुल अलग है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, कलाम साहब की वो मशहूर लाइन है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब आज की दुनिया में हर कोई सपने देखने की बात तो करता है। हाँ, पर्सनल सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ। बिल्कुल। ज्यादातर सपने यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन कलाम साहब का उद्देश्यपूर्ण सपना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में था ही नहीं। ये उस सपने को एक राष्ट्रीय मिशन से जोड़ने की बात थी। मतलब आपका सपना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपसे बड़ा होना चाहिए। हाँ, आज जहां हर कोई अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा है, कलाम एक नेशनल पर्पस बनाने की बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो एक सपना जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के समाज को भी जगाए रखे। लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण सपना भी तो सिर्फ एक ख्याल ही रह जाएगा अगर उसे हकीकत में बदलने का औजार ना हो। और कलाम साहब के लिए वो औजार क्या था? वो था शिक्षा। उनके लिए एजुकेशन ही असली हथियार था। और इस हथियार को चलाने वाले यानी शिक्षक उनकी नजर में असली राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने कहा था, एक शिक्षक किसी भी सेना से ज्यादा शक्तिशाली रूप से मनो को प्रज्वलित करता है। क्या बात है। एक सेना सीमाओं की रक्षा करती है, पर एक शिक्षक वो उन सीमाओं के अंदर भविष्य का निर्माण करता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कलाम साहब के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं था, नहीं, या डिग्री हासिल करना नहीं था। नहीं, उनके लिए शिक्षा सोच को बदलने और चरित्र बनाने का एक टूल थी। एक ऐसी शिक्षा जो रटना नहीं, सवाल पूछना सिखाए, जिज्ञासा पैदा करे।
बिल्कुल। जो सिर्फ जवाब न दे बल्कि जिज्ञासा पैदा करे, जो सिर्फ दिमाग न भरे बल्कि दिमाग को खोले, यही वो शिक्षा है जो आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदल सकती है। तो हमारे पास उद्देश्यपूर्ण सपने हैं और शिक्षा जैसा हथियार भी है, लेकिन इन दोनों को असलियत में बदलेगा कौन? यहीं पर डॉक्टर कलाम का तीसरा और शायद सबसे ताकतवर सूत्र सामने आता है, भारत के युवाओं पर अटूट विश्वास। वो कहते थे कि भारत की धड़कन उसकी युवा पीढ़ी है। हाँ, और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया था। क्या? उनका मानना था कि अगर देश का हर छात्र सिर्फ ये फैसला कर ले कि उसे खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनना है, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपनी जिम्मेदारियों में, तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अपने आप। ये विचार इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये बदलाव का इंतजार करने की बजाय बदलाव की जिम्मेदारी लेने की बात करता है। सही बात है। किसी बड़े नेता या किसी सरकारी योजना का इंतजार मत करो। कुल सोचिए, अगर लाखों युवा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने लगे, अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करें, तो इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। ये तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन सकता है। बिल्कुल, एक खामोश क्रांति जिसका असर देश के भविष्य पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहेगा। यहाँ एक ऐसा विचार आता है जो पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। कौन सा? विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। आमतौर पर इन दोनों को दो अलग अलग ध्रुव माना जाता है। कलाम साहब ने इन्हें एक साथ कैसे देखा? उनके लिए ये विरोधी थे ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सच्ची प्रगति उनके अनुसार तब होती है जब विज्ञान आध्यात्मिकता से मिलता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, विज्ञान आपको कैसे, हाउ करना है ये बताता है, यानी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, एफिशिएंसी। लेकिन आध्यात्मिकता आपको क्यों करना है इसका बोध कराती है। मतलब पर्पस, एथिक्स। हाँ, पर्पस, एथिक्स, कंपैशन। लेकिन कई लोग तर्क दे सकते हैं कि आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में आध्यात्मिकता और नैतिकता की बातें विकास को धीमा कर सकती हैं। क्या इस पर उन्होंने कुछ कहा? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कलाम साहब का नजरिया ये नहीं था कि आध्यात्मिकता आपको धीमा करती है, बल्कि ये था कि वो आपको सही दिशा देती है। अच्छा। बिना नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तकनीकी विकास दिशाहीन हो सकता है, यहाँ तक कि विनाशकारी भी। जब आप सिर्फ कैसे पर ध्यान देते हैं तो आप एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब क्यों का सवाल जुड़ जाता है तो आप उसी एटॉमिक एनर्जी से लाखों घरों को रोशन करने के बारे में सोचते हैं। तो ये संतुलन विकास को धीमा नहीं करता, बल्कि उसे मानवीय बनाता है, उसे एक मकसद देता है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे सूत्र, उद्देश्यपूर्ण सपने, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, युवाओं की शक्ति और ये विज्ञान आध्यात्मिकता का संतुलन, ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े मानसिक बदलाव की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, ये उन सब का निचोड़ है, और वो है मैं से हम तक का सफर। स्वार्थ से सेवा की ओर एक छलांग। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम ने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल में पिरोया था, जो सीधा हमारे नागरिक बोध पर चोट करता है। उन्होंने कहा था, एक विकसित भारत तब उभरेगा जब हर नागरिक ये पूछेगा, देश मेरे लिए क्या कर सकता है, ये नहीं, बल्कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा नहीं है, नहीं। ये माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये इस एहसास को जगाता है कि देश कोई अलग एंटिटी नहीं है जिसका हम सिर्फ हिस्सा हैं, बल्कि हम ही देश हैं। हम ही देश हैं। ये सोच आपको सिस्टम का सिर्फ एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर होने से उठाकर उसका एक सह निर्माता, एक को क्रिएटर बना देती है। और किसी भी विकसित समाज की नींव यही होती है। यही सामूहिक चेतना, जहां हर व्यक्ति व्यवस्था को मजबूत करता है, सिर्फ उससे फायदे नहीं उठाता। तो ये थे वो 5 सूत्र। लेकिन डॉक्टर कलाम की खासियत ये थी कि वो सिर्फ सिद्धांत नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी बातों को जिंदा करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानते थे कि तर्क दिमाग तक पहुंचता है, पर कहानी सीधे दिल में उतरती है। सीधे दिल में। बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब में आम लोगों की असाधारण कहानियों का इस्तेमाल किया, जैसे कि एक किसान की कहानी जिसने बिना किसी बड़ी डिग्री के अपने सीमित संसाधनों से पानी बचाने की एक नई तकनीक ईजाद कर ली। वाह। या उस गुमनाम शिक्षक की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक दूर दराज के गांव के सैकड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया। या उन ISRO के वैज्ञानिकों की कहानियां जो मामूली वेतन पर चुपचाप देश को सितारों तक पहुंचाने के मिशन में लगे रहते हैं। हाँ। ये कहानियां इसलिए इतनी असरदार हैं क्योंकि ये आत्मविश्वास या सेवा
जैसे भारी भरकम शब्दों को एक चेहरा दे देती हैं। आप इन विचारों को सिर्फ समझते नहीं हैं, आप उन्हें महसूस करते हैं। और इन कहानियों से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो ये है कि नायक पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। वे अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी विनम्रता और अपनी उम्मीद से बनते हैं। कलाम साहब इन कहानियों के जरिए हमें ये बता रहे थे कि नायक बनने की क्षमता हम सब में है। हमें बस उस चिंगारी को पहचानने और उसे हवा देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो इसका मुख्य संदेश यही है कि भारत का उदय किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक योजना से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब, जैसा कि किताब का शीर्षक कहता है, 1.4 अरब मन एक साथ प्रज्वलित होंगे। जब हर व्यक्ति अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी सोच के साथ काम करना शुरू कर देगा। हाँ, इस किताब का सार यही है कि यह सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, ये आत्मा को जगाती है। ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो आज की चर्चा के अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो इन स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। डॉक्टर कलाम का यकीन था कि एक अकेली चिंगारी पूरे देश को रोशन कर सकती है। तो आज के इस डिजिटल और शोर शराबे से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, किसी के मन में राष्ट्र निर्माण की वो पहली सच्ची चिंगारी जलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या वो सही जानकारी है? क्या वो एक रोल मॉडल है? या फिर सिर्फ खुद पे यकीन करने का एक लम्हा?